Hello everyone, I welcome you all on official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ETT 994 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ओपन जी MCQ सीरीज स्टार्ट की साइंस दी, जिस दे अंदर जो हुण तक आप 14 वीडियोज जी डिस्कस कर चुके हैं। अपने 280 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो हुण तक आप डिस्कस कर चुके हैं जी। अज इस सीरीज की जी आप 15th वीडियो जी करन जा रहे हैं जी। अज जो आप 300 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लांगे। तो देखते हैं जी अज के क्वेश्चन साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। हाँ जी, अज का पहला क्वेश्चन है जी साडे कोल, ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेनन टेल विच वन इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहंदा इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा है लाइट दे रिफ्रैक्शन ते डिपेंड है। इन्हां विचों किहड़ा प्रकाश दे अपवर्तन ते डिपेंड करता है। प्रकाश दे अपवर्तन ते किहड़ा निर्भर करता है। प्रकाश दे रिफ्रैक्शन ते किहड़ा निर्भर करता है। ऑप्शन ए है जी पोलर लाइट, ऑप्शन बी है जी अर्थ लाइट, ऑप्शन सी है जी रेनबो, ऑप्शन डी है जी लाइटनिंग। दसो जी इन्हां विचों किहड़ा करदा है जिहड़ा रिफ्रैक्शन ते डिपेंड करदा है। इन्हां विचों रिफ्रैक्शन ते किहड़ा डिपेंड करदा है। ते पहलां दस दिंदे आ जी रिफ्रैक्शन की हुंदा है। रिफ्रैक्शन हुंदा जदों लाइट बेंड करदी है। रिफ्रैक्शन की हुंदा है जी, रिफ्रैक्शन की हुंदा है। रिफ्रैक्शन कदों हुंदा है जदों वेव ऑफ लाइट जिहड़ी है, जिहड़ी लाइट दी तरंग है, वेव ऑफ लाइट अपीयर बेंट, जदों लाइट दी जे प्रकाश किरण जिहड़ी है वो बेंट हुंदी है, वो जिहड़ी बेंट हुंदी है तां उसनूं की कहंदे आ जी रिफ्रैक्शन कहंदे आ। जदों प्रकाश किरण एक माध्यम तो दूजे माध्यम में जाती है, मान लो हवा सी आ जी कच दी स्लेब एक माध्यम तो दूजे माध्यम से जाती है तो वह अपने पथ तो विचलित हो जाती है। तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ प्रकाश किरण आ रही सी दूजे माध्यम से बड़ी आ नॉर्मल वाल चुक गई, फिर वापस नॉर्मल तो दूर होगी। तो आ साडे कोल की है जी, आ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो कहता इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड है। पोलर लाइट डिपेंड है, अर्थ लाइट डिपेंड है, रेनबो है या लाइटनिंग है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को इसका रेनबो। रेनबो जी है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाल रिलेटेड है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाल जी है रिलेटेड हैगी है। देखो जी रेनबो कदों बनती है। रेनबो के अंदर देखो रिफ्लैक्शन ते रिफ्रैक्शन दोनों ही होंगी है। रेनबो के अंदर रिफ्लैक्शन भी होंगी है ते रिफ्रैक्शन भी होंगी है। आप इत्थे रिफ्रैक्शन की गल करते हैं ना कि रिफ्लैक्शन की। रेनबो के अंदर रिफ्लैक्शन भी होंगी है ते रिफ्रैक्शन भी होंगी है। रिफ्लैक्शन की कहते हैं, रिफ्लैक्शन कहते हैं प्रकाश जो प्रकाश किरण जी है साडे कोल बाउंस बैक कर जाए, वापस आपके पथ ते मुड़ जाए, उसनूं की कहते हैं रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन च की होंदा, प्रकाश किरण किसी तत्तल नाल टकरांदी है ते वापस मुड़ जाती है, वो हुंदा रिफ्लैक्शन। प्रकाश किरण जो एक माध्यम तो दूजे माध्यम विच जाती है तो बेंट हुंदे, ओनूं कहते हैं रिफ्रैक्शन। दोनों अलग अलग ने। यह हुंदा परावर्तन पंजाबी च, आ हुंदा अपवर्तन। ठीक है जी। तो जी रेनबो वो रिफ्लैक्ट भी होंगी है तो रिफ्रैक्शन दोनों नाल जी बिन के बनती है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है जी रेनबो। रेनबो रिफ्लैक्शन ते रिफ्रैक्शन दोनों तो ही बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने को सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक। इन्हां विचों किहड़ा रिएक्शन जिहड़ा है जी वो एक्सोथर्मिक नहीं है। पहला तो दसी दी जी एक्सोथर्मिक रिलेशन किहड़े हुंदे ने। एक्सोथर्मिक रिलेशन वो होंदे ने जिहड़े हीट प्रोड्यूस करते हैं, की करते हैं ताप का निकास करते हैं। ताप निकलता है जिन्हां रिएक्शनां दे दौरान, जिन्हां रसायनिक क्रियावां दे दौरान ताप निकलता है तो उन्होंने कहते हैं जी आपां एक्सोथर्मिक रिएक्शन ताप निकासी क्रिया। की कहते हैं जी ताप निकासी क्रिया उन्होंने आपां कहते हाँ। तो आपां नूं इत्थे 4 ऑप्शन दित्ते ने जी। उन्हां अंदरों पुछया कि किहड़ा जिहड़ा है एक इन्हां विचों ताप निकासी नहीं है। ताप निकासी नहीं है आ पूछा जी। तो देखो जी एक होंगी है ताप निकासी, दूजा होंगे ताप सोखी। ठीक है जी। एक क्रिया होंगी है जी ताप निकासी, दूजी होंगी अपने को ताप सोखी। तो आप देखना इसके अंदर ताप सोखी केड़ी क्रिया है। और पहली है जी अपने को Fe+S आयरन प्लस एस फेरिक सल्फाइड जो बनता है FeS। ये बारे आप पिछले एक वीडियो से डिस्कस क्वेश्चन आया सी FeS नाल फेरिक सल्फाइड नाल फेरिक सल्फाइड। ठीक है जी। ऑप्शन बी है जी साडे कोल CH4+ 2O2 चेंज इनटू CO2 + 2H2 ਜਿਹੜੇ मीथेन ਤੇ प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन सी है जी CaCO3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कैल्शियम कार्बोनेट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ कैल्शियम ऑक्साइड ਤੇ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ਤੇ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ नहीं है। ध्यान रखना इन्होंने क्या नहीं है।
ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CaCO3 ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆ ਵਿਖੰਡਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਰੀ, ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਆ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਖੰਡਨ ਕਿਰਿਆ। ਵਿਖੰਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇ ਟੁੱਟੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਿਖੰਡਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੋਖਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, which of following used as cleaning agent for domestic purpose and for softening hard water। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਕਿਸ ਦੀ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ Na2CO3, Na2CO3 ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ ਇਟ ਮੀਨਸ 10 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। 10 ਅਣੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 4 द कंडीशन फॉर द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिजली चुंबकी प्रेरण इज दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन। कहते जिहड़ा बिजली चुंबकी प्रेरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उस दे लई किस दे दो चीज़ां विचकार रिलेटिव मोशन होना चाहिए है। कहना दो चीज़ां विचकार सापेख गति या सापेख जिहड़ी वेग होना चाहिए है। कहता कि जिहड़ी अपने कोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिजली चुंबकी प्रेरण है उस दे लई किन्ना दो चीज़ां दे विचकार सापेख गति होनी चाहिए है। पंजाबी भी मैं नाल बोल रही हाँ जी, क्वेश्चन जी पंजाबी लिखी नहीं लेकिन तुहानूं ट्रांसलेट करके दसी जा रही है। ऑप्शन ए है जी दी गलवेनोमीटर एंड मैगनेट, गलवेनोमीटर ते चुंबक दे अंदर। ऑप्शन बी है दी कॉइल ऑफ वायर एंड गलवेनोमीटर, जिहड़ी बिजली दी तार दी कुंडली ते गलवेनोमीटर च। ऑप्शन सी है दी कॉइल ऑफ वायर एंड मैगनेट, तार दी कुंडली ते चुंबक विच। ऑप्शन सी है जी तार दी कुंडली ते चुंबक विच। ऑप्शन डी है जी दी मैगनेट एंड गलवेनोमीटर, चुंबक अते गलवेनोमीटर दे अंदर। इन्हां विचों किन्ना दोवां दे अंदर जिहड़ा है आपस रिलेटिव मोशन हुंदा है तां जिहड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल होवेगा। किन्ना दो चीज़ां दे विचकार जिहड़ा रिलेटिव मोशन होएगा तां ओह अपने कोल बिजली चुंबकी प्रेरण होएगा तां ओह है जी दी कोइल एंड मैगनेट। जदों कोइल अते मैगनेट दे अंदर, कोइल एंड मैगनेट दे अंदर जिहड़ा है रिलेशन होएगा तां जिहड़ा है अपने कोल बिजली चुंबकी इंडक्शन होवेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होवेगा। देखो जी कि जदों मैग्नेटिक फ्लक्स की है जी, जदों अपने कोल मैग्नेटिक फ्लक्स जिहड़ी लिंक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिहड़ी है लिंक्ड विद कॉइल है, कि है जी जी मैग्नेटिक फ्लक्स जी है जदों भी आप एक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आता है,
whenever a change, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ EMF ਸ਼ੋਰਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ EMF ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। EMI ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੋਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਇਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C, ਦੀ ਕੋਇਲ ਆਫ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟ। ਦੀ ਕੋਇਲ ਆਫ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਅ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਿਡ है, असल है, उल्टा है ਅਤੇ बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਗੀ? ਤਾਂ ਆਹ ਵਸਤੂ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਮਨਿਸ਼ਡ ਤੇ ਅਸਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੇਜ਼ ਐਵੇਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਪਣ ਨਾਲ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਸੌਰੀ, when copper oxide and dilute hydrochloric acid react, color change। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਡਿਲੂਟ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ CuO। ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, HCl ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ, CuCl2। ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ? CuCl2, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਪਰ 2 ਕਲੋਰਾਈਡ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਕਾਪਰ 2 ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ, ਨੀਲਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲੂਇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, whose living cell provide tensile and mechanical strength।
किस दे जेड़े लिविंग सैल है इन्हां विचों किस दे अंदर लिविंग सैल हुंदे ने जेड़े पौधे नूं मैकेनिकल स्ट्रेंथ दिंदे ने, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दिंदे ने। ऑप्शन ए जी कोलन कायमा, ऑप्शन बी है स्केलन कायमा, ऑप्शन सी है जी फ्लोएम, ऑप्शन डी है जी स्केलेडीज। तो देखो जी जेड़ा अपने कोल कोलन कायमा हुंदा है, कोलन कायमा जेड़ा हुंदा है जी, कोलन कायमा जेड़ा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ पौधे नूं प्रदान करदा है। की करदा है जी? मैकेनिकल स्ट्रेंथ जेड़ा है कोलन कायमा प्रदान करदा है। जेड़ा अपने को स्केलन कायमा है जी, स्केलन कायमा अपने को की करता है, स्केलन कायमा दे अंदर पहली गल तो आ जी डेड सैल हुंदे ने, अपन उन्होंने क्या जी लिविंग सैल की गल की है। स्केलन कायमा दे अंदर डेड सैल हुंदे ने ते ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिंदा है, ढांचे नूं जिहड़ी है सपोर्ट दिंदा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जेड़ा है वो दिंदा है स्केलन कायमा ते मैकेनिकल सपोर्ट जिहड़ी है यंत्रिक जिहड़ी स्ट्रेंथ है वो कौन दिंदा है जी? कोलन कायमा दिंदा है। कोलन कायमा के कारण जिहड़ी पौधे के अंदर लचकता आती है, की आती है जी? लचकता आती है, जिस कारण पौधा जल्दी टुटता नहीं। जिवें पतली टाणी के अंदर लचकता ज्यादा होंगी है तो जल्दी टुटती नहीं, वो मुड़ जाती है, फ्लैक्सीबल होंगी है। तो जो कोलन कायमा है इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए कोलन कायमा। ठीक है जी। फ्लोएम की करता है जी? फ्लोएम अपने को काम करता है, तो पता ही है मैंने दसिया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट से मदद करता है कौन जी? फ्लोएम। पत्तियां तो तैयार भोजन नूं पौधे के सारे भागों में पहुंचाने का काम साडे कोल कौन करता है जी? फ्लोएम करता है। स्केलेडीज की होंदियां ने जी? आ एक स्केलन कायमा दा ही पार्ट होंदियां ने, स्केलन कायमा दा रिड्यूस्ड पार्ट होंदियां ने, एक है जी स्केलन कायमा दा रिड्यूस्ड पार्ट होंदियां ने। ठीक है जी। एक है स्केलन कायमा दा रिड्यूस्ड पार्ट होंदियां ने ते ए जिहड़ी है ग्रिटी टेक्सचर दिंदियां ने। जिवें अपने कोल पीयर है, नाशपति दे उपर जिहड़ा टेक्सचर हुंदा है उस जिहड़े किस द्वारा हुंदा है? स्केलेडीज द्वारा हुंदा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 8। In the presence of the acid catalyst, ethanoic acid react with ethanol to produce. In the presence of the acid catalyst, इन्हां विचों किहड़े acid catalyst दे तौर किहड़ा acid catalyst दी मौजूदगी दे अंदर इन्हां विचों किस acid दे catalyst दी मौजूदगी दे अंदर ethanoic acid react करता है इथेनॉल पैदा करने, इथेनॉल पैदा करता है acid react with ethanol to produce। कहंदे in the presence of acid catalyst, कहंदे acid catalyst दी मौजूदगी दे अंदर इथेनोइक एसिड इथेनॉल नाल रिएक्ट करके की पैदा करता है? मैं उल्टा बोल गई क्वेश्चन, सॉरी। कहंदे इथेनोइक एसिड जेड़ा है इथेनॉल नाल रिएक्ट करके की पैदा करता है? की चीज जेड़ी है केड़ा अमाउंट जेड़ा है वो बनेगा जो इथेनोइक एसिड जेड़ा है इथेनॉल नाल क्रिया करेगा? जो इथेनॉल नाल क्रिया करेगा तो इन्हां विचों की बनेगा जी? तो इधर बनेगा जी इथाइल इथोनेट। की बनेगा जी? इथाइल इथोनेट बनेगा। आप फार्मूला बना के तो प्रूफ करके दिखाने जी। देखो इथेनोइक एसिड का फार्मूला होंदा है कार्बोक्सिलिक एसिड नाल रिलेटेड है। इथेनोइक मतलब कि जेडे अपने कोल 2 सी ने ते कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बनाइए तो बनेगा C3COOH, CH3COOH प्लस इथेनॉल का फार्मूला अपने कोल की होंदा है जी? इथेनॉल नूं आपां लिखदे आ अल्कोहल नाल है CH3CH2OH। ठीक है जी। हुण जदों इन्हां दा रिएक्शन कराया तो अपने कोल की पैदा होएगा जी? अपने कोल पैदा होएगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट जिसका फार्मूला होंदा है CH3COOC2H5। आज अपने कोल इथाइल इथेनोट का फार्मूला है। इन्हां नाल की बनया? दोनों नाल कंबाइन करके इथेनाइल इथोनेट बनया। देखो जे तुहानू फार्मूला हुण देखो तुहानू नहीं याद सी कि इथेनोइक एसिड ते इथेनॉल की करदे ने बन के, तो तुसीं इथेनोइक एसिड का फार्मूला तुहानू पता है क्योंकि तुहानू बनाना आंदा होएगा। कार्बन एटम दे अंदर तुहानू सिखाया होएगा वाधू ट्रिक्स करके जिहड़ा मेरा दस्सिया होया है। ते इथेनॉल का भी फार्मूला जिहड़ा आपां बना लिया, दोनों नू कंबाइन किया तो अपने कोल एक नवा फार्मूला बनया। ते फार्मूले नू नेमिंग देनी भी तुहानू आंदी होएगी। तो जदों इहनू नेम दिता तो अपने कोल की बनया? इथाइल इथेनोएट। की बनया जी? इथाइल इथेनेट। तो इस जो अपने एक रिएक्शन होंगे ना इस आप ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। की कहते हैं जी? ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ईस्टर बारे सुनिया होगा तो। ठीक है जी। एक है जी ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक है जी ईस्टर पैदा करता है। इथाइल इथोनेट नूं आपां की कहते हैं नॉर्मल च ईस्टर कहते हैं। ईस्टर कहा जाता है ईस्टर। तो इस रिएक्शन नूं ईस्टरीफिकेशन कहा जाता है। इथाइल इथोनेट के ईस्टर है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है? ईस्टरीफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 साडे कोल। सॉरी। हु इज पॉपुलरली नोन एज वाटरमैन? इन्हां विचों किस नूं वाटरमैन दे नाम नाल जानिया जांदा है?
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਗਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਲੂਇਸ ਪਾਸਟਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਸਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਟਰਮੈਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट तो ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਵਾਟਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन जी गला खराब होने करके थोड़ी चेंज होएगी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जिहड़ा इहनूं कहा जाता है, जिसनूं नोबल प्राइज फॉर वाटर भी कहा जाता है। ये इन्हां नूं मिलिया सी जी 2015 च। ये जिहड़ा प्राइज है इन्हां नूं कदों मिलिया सी? 2015 दे अंदर मिलिया सी। किस नूं मिलिया जी? राजेंद्र सिंह नूं मिलिया सी। ते इन्हां नूं की कहंदे आ? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहंदे आ। राजस्थान दे अलवर डिस्ट्रिक्ट तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ Fe कहते Fe दे जेड़ा अपने कोल आयरन दे 560 ग्राम दे अंदर किन्ने एटम होणगे? नंबर ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ Fe। देखो जी, ते नंबर ऑफ एटम करने तो पहला आप देखते हैं जी मोल। मोल लिए की हुंदा जी? गिवन मास डिवाइड बाय एक्चुअल मास। ठीक है जी, तो गिवन मास कितना है जी अपने कोल? 560। आयरन का एक्चुअल कितना होंदा जी? 56। तो किन्ने आ गया जी? 10। ठीक है जी, आ गया अपने कोल 10। हुण देखो आप मोल नाल ही कंपैरिजन कर लांगे, ना कि उहदे इहनूं एवोगाड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं बनावांगे। आप देख लेना इहदे वर्गे मोल किन्ने आंदे ने, किस दे अंदर सेम नंबर ऑफ जिहड़े मोल्स आंदे ने। ठीक है जी, हुण देखो अपने कोल दूजा है जी 70 ग्राम ऑफ N। हुण आपां देखदे 70 ग्राम ऑफ N दे अंदर किन्ने मोल बनदे ने? तो वही फार्मूला लगावांगे जी, गिवन मास डिवाइड बाय एक्चुअल मास कितना होंदा जी? 14। नाइट्रोजन का 14 होंदा जी, कट्टे किन्ने आ गया? 5। 8 है ना, आ 5 हुण इत्थे देखो कि ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, इस दा दुगना। कहंदे इस दे अंदर 70 ग्राम नाइट्रोजन तो दुगने होणगे। 5 दा दुगना करो जी 10, सेम नंबर ऑफ मोल आया। क्योंकि अपन पता एटम तक के होणगे, एटम तो मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर ही करना है ना, दोनों नूं सेम नंबर नाल। तो इन्नी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आपां नूं, सिर्फ आपां जिहड़े मोल कढ ले। ਇਹਦੇ 10 ਸੀ, ਇਹਦੇ 5 ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਗਣੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 560 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਿਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। Which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillary? कहंदा नेफ्रॉन दा केड़ा भाग जेड़ा है रीअबजॉर्प्शन मतलब दोबारा सोखण दे अंदर मदद करदा है। कुछ जेड़े यूजफुल सबसटेंस ने उन्हां नूं दोबारा सोखण दे अंदर जेड़ा है अपने कोल नेफ्रॉन दा केड़ा पार्ट जेड़ा है मदद करदा है। तो तुहानूं पता होना चाहिए जी, अपने अंदर अपने किडनीज के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंदे ने, बहुत ज़्यादा गिनती के अंदर जिहड़े है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस बारे सारे नूं पता होगा जी कि अपने जिहड़े है किडनीज के अंदर नेफ्रॉन जिहड़े है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन जिहड़ा की है जी, याद रखियो नेफ्रॉन जिहड़ा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जिहड़ा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जी किडनी का, जिन्हों आप कहते हैं जी मुढ़ले ते संरचनात्मक इकाई है। गुर्दियां दी मुढ़ले ते संरचनात्मक इकाई पूछी जाए तो की हुंदा जी? नेफ्रॉन हुंदा है। नेफ्रॉन की करते हैं जी? फिल्ट्रेशन करते हैं, रीअबजॉर्प्शन करते हैं ते सैक्रेशन करते हैं। ये काम कौन करता जी? नेफ्रॉन करते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर की कुछ हुंदा जी? नेफ्रॉन के अंदर रेनल ट्यूब, रेनल कॉर्पस्यूल,
ठीक है जी। ट्यूब्यूल जिसका पूरा नाम होता प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनल भी कहते हैं, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟਲ ਕਨਵਰਟਡ ਟਿਊਬ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਇਮਨਸ ਕੈਪਸੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਫਰੋਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਊਬਿਊਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਟਿਊਬਿਊਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਪਰਮੇਬਲ। ਟਿਊਬਿਊਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਲੀ ਪਰਮੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, जिस कारण ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਲੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਬਲ। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है जी ऑप्शन नंबर ए, ਜਿਹੜੀ ट्यूब्यूल ਰਾਹੀਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। The value of universal constant g was first experimentally determined by, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ constant value universal constant ਹੈ कैपिटल G, ਇਸ ਦੀ वैल्यू सब तो पहला किसने ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ वैल्यू जी? आई सी यूनिट जरूर ध्यान रखा करो। ਇਹਦਾ कैपिटल G ਦੀ वैल्यू आ है, कहते सब तो पहला एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके इस दी वैल्यू बारे किसने दसिया सी? ऑप्शन ए है जी न्यूटन ने दसिया सी, गैलीलियो ने दसिया सी, कैल्विन ने दसिया सी, या कैवेंडिश ने दसिया सी। किस बारे इसने दसिया सी? तो देखो जी इस बारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ दसिया सी कैवेंडिश ने दसिया सी। कैवेंडिश ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1796 ਤੇ 97 ਤੇ 98 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है जी, पूरा नाम है ना हैनरी कैवेंडिश है। हैनरी कैवेंडिश ने 97 ਤੇ 98 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਕੈਵੈਂਡਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। एक्यूरेट वैल्यू जी है इन्होंने ही सानू जी दी प्रदान की सी। इन्होंने जो लेबोरेटरी के अंदर जोड़ा है सब तो पहला दो ग्रेविटी बिटवीन मासिस के अंदर दो मासिस के अंदर फोर्स ऑफ जी ग्रेविटी है उस बारे जी इन्होंने रिसर्च की सी। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहते न्यूटन के तीजे नियम अनुसार एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ओपोजिट। कहता एक्शन ते रिएक्शन इक्वल हुंदे ने ते ओपोजिट हुंदे हन। द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, पर कहते उन्हां दी रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो नहीं हुंदी, उन्हां दा प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर पैंदा है। आ नहीं कि उन्हां दा कोई रिजल्ट नहीं निकलता। की कारण है कि उन्हां दा रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हुंदी? ठीक है जी, तो न्यूटन ने क्या सी कि कोई भी दो बॉडीज है वो इक्विलिब्रियम च है, वो संतुलन च है ने, तो एक बॉडी जी दूजी बॉडी उत्ते उन्ना ही फोर्स लगाएगी जिन्ना वो आपस लगा रहे हैं। दोवें कहते एक दूजे ते बराबर का जिहड़ा बल लगाएगी। अगल न्यूटन ने कही सी कि एक जेडे कि सेम फोर्स लगाणगियां। ठीक है जी, जेडे कि मैग्नीट्यूड के अंदर तो सेम होएगा, जिन्ना का मान सेम होएगा, बट डायरेक्शन की होएगी जी ओपोजिट होएगी। ठीक है, बट कहता आ फोर्स जिहड़ा कैंसल आउट नहीं हुंदा, इस बार बॉडी उसते ला रही है उसले आ फोर्स जिहड़ा कैंसल आउट नहीं हुंदा, इसका रिजल्ट जरूर निकलता है। उसका की रीजन है जी? क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज ते अकर करे, ये दो अलग अलग जी वस्तुओं ते जिहड़ा है लग रहा है। एक वस्तु इधर ते लग रहा है, दूसरा इस वस्तु लग रहा है। तो इसका रीजन की है जी? ये जो इको ही वस्तु ते नहीं लग रहा है, दो वस्तु अख वस्तुओं ते लग रहा है। देखो मान लो एक चेयर, ठीक है जी, या फिर आप मान लो एक ब्लॉक है लकड़ी का। ठीक है, आ लकड़ी का ब्लॉक है, दो पर्सन ने सेम स्ट्रेंथ है दोनों के अंदर बिल्कुल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, फोर्स के अंदर बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर सेम जी स्ट्रेंथ है, तो दोवें इक्को जेवा जे बल लगाते हैं, एक पर्सन इधरों खिंच रहा है एक पर्सन इधरों खिंच रहा है, तो आ ब्लॉक कदे भी नहीं हिलेगा। दोवें फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, पर आ ब्लॉक तो हिल नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा? क्योंकि दोवें फोर्स की करने एक दूजे के ओपोजिट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो समान मैग्नीट्यूड च, पर यह फिर आ वस्तु हिल नहीं रही। क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि इको ही वस्तु ते लग रहे हैं, तो फोर्स की है जीरो हो जाता है। ठीक है जी,
फोर्स ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ opposite ਵੀ लग रहा है पर दो वस्तुओं ते लग रहा है इसलिए 0 नहीं हुंदा तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बन गया जी दे एक्ट एट डिफरेंट बॉडीज बी नहीं जी ए दे एक्ट एट डिफरेंट बॉडीज टाइम नहीं वो अलग अलग वस्तुओं ते एक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14 इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी इज कहते जे वस्तु का मोमेंटम दुगना कर दिता जाए तो काइनेटिक एनर्जी की होगी तो देखो जी अपन तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है वो हुंदा है जी अपने कोल 1/2 mv स्क्वायर ठीक है जी 1/2 mv स्क्वायर तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के अंदर फार्मूला भी मैं पिछे एक वीडियो के अंदर तुहानू दस्सिया सी मान लो पी नो मोमेंटम डिनोट करते हैं पी नाल वो हुंदा जी p²/2m तुहानू दस देंगे आ फार्मूला बनया किवें बना के भी दिखा देंगे ताकि याद ना रहे तो बना सको देखो जी आपन पता मोमेंटम की हुंदा है mv आता सबनू पता लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m * v इत्थे आपां v दी वैल्यू कड्डी v आ गया जी p/m मोमेंटम अपॉन m ते इस दे अंदर v दी वैल्यू पुट कीती हाफ m * मोमेंटम अपॉन m दी स्क्वायर जदों इनू सोल्व किया 1/2 m स्क्वायर p² m स्क्वायर नाल कैंसल आ बन गया जी p²/2 m मोमेंटम (2 * मास आ काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की फॉर्म च फार्मूला आ गया हुण कहंदा कि मोमेंटम नू डबल किया है इस चीज़ नू डबल करता कर दिन्ने जी आ आपां इनू डबल करता ठीक है जी कहंदा नवा की बनेगा नवा देखो की बनेगा 4p²/2m 4p²/2m बन रहा है ना जी आ की हो गया जी 2p²/m आ सी जी हाफ आ है जी दुगना तो किन्ने टाइम हो गया जी 4 टाइम हो गया किन्ने टाइम हो गया जी 4 टाइम जेड़ा है आ बन जाएगा बिकम 4 टाइम्स आ उसका की है जी 4 गुना हो जाएगा जे एवं नहीं देखो देखो तू कट्टो ना कट्टोगे तो भी ज्यादा बेटर है पहला सी जी p²/2m पहला मोमेंटम सी p²/2m जदों इनू दुगना करता तो अपने कोल बन गया 4p²/2m आता इन्ना इन्ना तो पहला है पहले वाले तो कितना हो गया जी 4 गुना हो गया 4 गुना हो गया तो क्या हो गया जी बिकम 4 टाइम्स ऑप्शन नंबर डी साडे कोल करेक्ट बनेगी जी बिकम 4 टाइम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड एक मुंडा एक बॉल नू ऊपर वल सिटदा है एज दी बॉल राइजेज इट्स टोटल एनर्जी कहंदा जिवें जिवें बॉल ऊपर जाएगी इस दी टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा विच की फर्क आएगा तो पहला तो तुहानू पता होना चाहिए जी टोटल एनर्जी की हुंदी है अपने कोल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों दे जोड़ नू की कहंदे हैं जी टोटल एनर्जी कहंदे हाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की कहंदा है हाफ mv² पोटेंशियल एनर्जी कहंदा जी mgh हुण गल करदे आ बॉय ने की बॉल सिटिया ऊपर वल बॉल जा रही है जिवें जिवें बॉल ऊपर जाएगी ओवें ओवें वेलोसिटी डिक्रीज होएगी ओवें ओवें वेलोसिटी कटेगी ना क्योंकि उसते ग्रेविटी लग रही है ओनू थल्ले खिंचेगी जिवें जिवें ऊपर जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज होएगी तो काइनेटिक एनर्जी जिवें जिवें ऊपर जाएगी की होएगी जी डिक्रीज होएगी गतिज ऊर्जा उसकी घटती रहेगी आ गतिज ऊर्जा है आ स्थितिज ऊर्जा ठीक है गतिज ऊर्जा जिवें जिवें वस्तु ऊपर जाएगी गतिज ऊर्जा घटेगी पर जिवें जिवें ऊपर जाएगी हाइट की है बढ़ेगी अपन पता है हाइट बढ़ेगी जे हाइट बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी जिवें जिवें वस्तु ऊपर जाएगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी आ डिक्रीज होएगी आ इंक्रीज होएगी तो इन्हां दा टोटल इंपैक्ट कुछ भी नहीं पवेगा इन्हां दा कोई असर नहीं पेगा तो ओ की है जी रिमेन सेम वो समान ही रहेगी उस ऊपर असर जिहड़ा है देखण नूं नहीं मिलेगा उसते ऊपर वो चीज़ का असर जिहड़ा वो दिखाई नहीं देवेगा वो समान ही रहेगी रिमेन सेम ना डिक्रीज होएगी ना इंक्रीज होएगी क्यों क्योंकि गतिज ऊर्जा घटेगी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उन्हों का आपस में कोई जिहड़ा है वो रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा वो जिहड़ा पहला ही संतुलित हो जाएगी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एन इकोमीटर इको साउंडर ने ट्रोलर कहते फिशिंग बोट के अंदर इको साउंडर जिहड़ा है रिसीव एन इको फ्रॉम ए शोल ऑफ फिश 0.4 सेकंड कहते वो जिहड़ा है इको महसूस करता है इको कदों मिलती है उन्होंने 0.4 सेकंड के बाद
ठीक है जी। गूंज जिहड़ी है वापस 0.4 सैकेंड के बाद जिहड़ी है 0.4 सैकेंड के बाद सुनने को मिलती है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, कहता जे वाटर के अंदर इसकी स्पीड जी है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है तो हाउ डीप इज सोल, कहते वो सोल कितना डीप है। तो सोल डीप करने लई जी स्पीड उन्होंने पूछा सोल जो है वो कितना डीप है तो स्पीड मल्टीप्लाई इको अपन को किन्ने टाइम बाद मिली। हुण देखो पहला इको गई थले वाल फिर वापस आई कि देखो एक है डिवाइड बाय 2 1500 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 2 करें अगर कितना आ गया जी 300 मीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा जी अपने को 300 मीटर जोड़ा है करेक्ट ऑप्शन बनेगी जी। जो शोल है वो 300 मीटर जोड़ा है डूंगाई ते हैगा है। कितनी डूंगाई ते है जी 300 मीटर की डूंगाई ते वो हैगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल ए वेटलेस बैलून कंटेन 200 ग्राम ऑफ वाटर, कहता एक वेटलेस बैलून है जिसके अंदर 200 ग्राम पानी है कि है जी उसके अंदर अपने को 200 ग्राम पानी है। इट्स वेट इन वाटर विल बी, इसका पानी के अंदर पार कितना होएगा, पानी के अंदर इसका वेट कितना होएगा तो वो होएगा जी 0 ग्राम। पानी के अंदर इसका वेट क्या जी साडे कोल 0 ग्राम होएगा। करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी 0 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18 देयर आर 4 एलिमेंट P Q R S हैविंग एटॉमिक नंबर दिस एंड दिस। P है ये Q है ये R है ये S है हमारे पास। अब कहते हैं 4 है 8 है 10 है तो 16 है 4 8 10 16 4 8 10 16 The element which can exhibit covalency as well as electrovalency, इन्हां विचों केड़ा covalency दे नाल नाल electrovalency दिखावेगा, किस दे अंदर दोनों होएगी। तो पहला तो आपां जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेने 2 2 2 6 2 8 ओ सॉरी 18 है यहाँ पे इत्थे 18 है जी 2 8 8 2 8 2 8 6। हुण देखो जी अपने कोल क्यू तो है जी 2 8 8 तो आ तो की है जी लास्ट के अंदर ऑक्टेंट पूरा हुंदा है तो आ तो साडे कोल जी एक तरह नाल नोबल गैस हैगी है की है जी आ तो अपने कोल एक नोबल गैस जी है बन चुकी है। सिमिलरली इहदे अंदर भी अपने कोल की है जी ऑक्टेंट पूरा हो रहा है तो आ भी अपने कोल की है जी एक नोबल गैस है। हुण देखो जी इहदे कोल सिर्फ बाहर वाले एलीमेंट दे अंदर 2 ने ते इहदे कोल ने 6। हुण देखो जी इसदी एक दे कोल जिहड़े वैलेंस किन्ने ने 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ने, ठीक है जी। इहदे कोल किन्ने इलेक्ट्रॉन वैलेंस ने 6 इलेक्ट्रॉन जिहड़े इहदे कोल अपने कोल वैलेंस हैगे ने। तो जिहड़ा अपने कोल एस एलीमेंट है जी आ अपने कोल जिहड़ा इलेक्ट्रोवैलेंसी ते कोवैलेंसी दोनों ही शो करेगा। की करेगा जी इलेक्ट्रोवैलेंसी ते कोवैलेंसी दोनों ही शो करेगा। इलेक्ट्रोवैलेंस भी होणगे ते कोवैलेंस भी होणगी, दोनों तरह की ही जिहड़ी वैलेंसी शो करेगा। तो इस दे अंदर बाहरले सैल च 6 आइटम्स आ की है जी एक अपने कोल नॉन मेटल होएगी, आ की है जी एक नॉन मेटल होएगी, ठीक है जी। तो जिहड़ी अपने कोल आ एस एलीमेंट है जी आ इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी दोनों ही शो करेगी। ये जिहड़ा है दोनों चीज़ों नूं शो करेगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं करेगी या सिर्फ कोवैलेंसी नहीं करेगी, आ हायर ग्रुप नाल जिहड़ी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी दोनों चीज़ां ही करेगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी तो कोवैलेंसी तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर की हुंदा है जी इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर लेन देन हुंदा है, कोवैलेंसी के अंदर शेयरिंग हुंदी है। कोवैलेंसी के अंदर की हुंदी है जी शेयरिंग हुंदी है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी के अंदर साडे कोल जी लेन देन हुंदा है। जे एक या तो किसी नूं एलीमेंट देंदे ने या किसी तो एलीमेंट लेंदे हन, ठीक है जी, या तो दिंदे ने या एलीमेंट लेंदे हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 19 इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की हुंदा है। तो पहला थर्माइट प्रोसेस बारे देख लेंदे आ हुंदी की है। थर्माइट प्रोसेस नूं गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी कहा जाता है। गोल्ड स्मिथ प्रोसेस भी जिहड़ा इहनूं आपां कहंदे हां थर्माइट प्रोसेस नूं। इस दे अंदर की हुंदा है जी एक प्रोसेस है जिस दे अंदर लिक्विड मेटल जिहड़े रिडक्शन करके पैदा की जाती है। क्या इट इज ए प्रोसेस, इंग्लिश लिखवा देने तुहानूं डेफिनेशन, इट इज ए प्रोसेस इन विच
या फिर लिख लें इट इज़ ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच लिक्विड मेटल obtained by in which liquid metal obtained by reduction of oxide oxide ਦੇ reduction ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ reduction of oxide? ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਰਾਹੀਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ Fe2O3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਥਰਮਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Al2O3 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ ਆਇਰਨ, ਤੇ ਆਇਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਡੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग दे प्रोसेस समय इन्हां विचों किहड़ी क्वांटिटी जिहड़ी है वो बदल जाती है, किहड़ी क्वांटिटी जिहड़ी है चेंज हुंदी है। स्कैटरिंग पता ही है जी, जदों प्रकाश किरण हवा दे विच मौजूद किसी कणा ते पैंदी है तां वो खिलर जाती है, जिसनूं आपां स्कैटरिंग कहंदे हां। ठीक है जी, स्कैटरिंग बारे तो सबनूं पता ही है। तो की देखो स्कैटरिंग के बाद की होंदा? प्रकाश किरण सारी डायरेक्शन के अंदर खिलर जाती है ना, सारी डायरेक्शन के अंदर खिलर जाती है। देखो आ मान लो प्रकाश किरण आ रही ने, सनलाइट्स आ रही ने, इत्थे आ पार्टिकल्स ने, डस्ट पार्टिकल ही मान लेंगे या फिर एटमोसफेरिक पार्टिकल्स। आ किरण आईयां पार्टिकल्स नाल टकराइयां, सारी डायरेक्शन के अंदर फैल गईयां, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फैल गईयां। एवें इहदे अंदरों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जिहड़ियां ने ये भाई निकल गईयां सारी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है जी, तो हुण की चेंज होया? की चेंज होया स्कैटरिंग दे दौरान? वेवलेंथ की गल हुई ये अपने को? बिल्कुल नहीं। स्पीड की गल की मैं कि चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की आप गल की है, इन्हां दे चलण की जी दिशा है वो चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जी साडे कोल करैक्ट है कि जदों भी स्कैटरिंग हुंदी है, जदों भी स्कैटरिंग हुंदी है ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਥ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब करो। जो भी तुहानू चीज़ वधिया लगे, जेडे क्वेश्चन जेडी नवी चीज़ सीखन लगे उस लिए एप्रीशिएट भी करया करो। कोई डाउट होवे, कोई क्वेश्चन गल मिस्टेक लगे उस बारे भी कमेंट सैक्शन ते कमेंट करके जरूर पूछा करो।